हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम है आपका मेरे चैनल के ऊपर एक बार फिर से एक और नए चैप्टर और एक नए वीडियो के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। कई बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाला चैप्टर पढ़ाने के लिए, तो आज मैं वही चैप्टर आपका शुरू करने वाला हूं ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से एग्जाम कंप्लीट होने से पहले अच्छी तरह से आपको ये चैप्टर क्या हो जाए, याद हो जाए और आपको बढ़िया तरीके से पेपर करने में क्या करे, मदद करे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सारी चीजें ढंग से क्या है समझ में आए। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का अपन चैप्टर और टॉपिक क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया आज का जो अपना चैप्टर है वह है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। अब इस आधार पर अगर अपन प्रिंट को लेकर सोचें तो आज के समय में शायद अपन किसी भी चीज को प्रिंट के बगैर क्या नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट प्रिंट। क्योंकि चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स हो, आपकी नोटबुक्स हो, आपकी जो टेक्स्ट बुक है और भी बहुत सारे इस तरह के मेटल टेक्स्ट हो गए, रिलीजियस टेक्स्ट हो गए, यानी बिना प्रिंट के अपन क्या नहीं कर सकते, इनको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या बिना प्रिंट के सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अपन ये भूल जाते हैं कभी एक ऐसा भी समय था जब जिस तरह से आज प्रिंटिंग हो रही है इस तरह से प्रिंटिंग नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी प्रिंटिंग का क्या होता था, काम होता था। तो वही धीरे धीरे ये किस तरह से प्रिंटिंग इवॉल्व हुई वर्ल्ड के साथ, कैसे कैसे लोगों की सोच बदली, किस किस तरीके से नए नए तरीके से प्रिंटिंग करनी शुरू हुई, किस तरह से शुरुआत हुई, वो सारा अपन इस चैप्टर के अंदर बड़े मजेदार तरीके से क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया चैप्टर अपना है द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें अपन जो पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं बड़े बड़े वो भी बताऊंगा मैं आपको, तो देखते रहे वीडियो को। जैसे क्या लिखा हुआ देखिए, द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जापान एंड कोरिया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, यानी शुरुआत में जो प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो कहां डेवलप हुई, तो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में हुई। कहां? चाइना, जापान और कोरिया। याद रखना, चाइना, जापान और कोरिया, यहां पर सबसे पहले प्रिंट क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ। क्या कह रहा है, दिस वॉज ए सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, यानी आजकल अपन जो देख रहे हैं ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस है, मैकेनिकल प्रेस, इस तरह की प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा प्रिंटिंग का काम नहीं होता था, बल्कि किसके द्वारा, हैंड प्रिंटिंग होती थी, ठीक है। या तो स्क्राइब्स होते थे जिनको खुशनवीस भी कहा जाता है, जो हाथों से क्या करते थे, लिखने का काम करते थे, क्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट पर्सन भी उनको कहा जाता था। इसके अलावा वुड ब्लॉक होता था, वुड ब्लॉक के द्वारा भी क्या होता था, प्रिंटिंग का काम होता था। उसके ऊपर जो भी प्रिंट करना होता था उसको पहले क्या किया जाता था, काव किया जाता था, फिर उसके ऊपर स्याही लगा के और पेपर के ऊपर उसको क्या किया जाता था, रब किया जाता था। इस तरह से प्रिंटिंग का क्या होता था, काम होता था। देखिए वही मैंने लिखा हुआ है, ये याद रखना, फ्रॉम 594 एडी, फ्रॉम 594 एडी यानी 594 एडी से अपन बात करें तो चाइना के अंदर जो किताबें जो थी, ठीक है, वो कैसे प्रिंट होती थी, जैसे मैंने कहा प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर, ठीक है, पेपर को रगड़ के। जैसे मैंने कहा वुड ब्लॉक होता था, उसके ऊपर जो भी आपको प्रिंट करना होता था उसको काव किया जाता था, फिर उसके ऊपर पेपर को क्या किया जाता था, रब किया जाता था, ठीक है। ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। जैसे मैंने कहा वुड ब्लॉक होते थे, उनके ऊपर आपको जो प्रिंट करना होता था पहले उसके ऊपर उसको क्या किया जाता था, काव किया जाता था, फिर स्याही लगा के उसके ऊपर पेपर को क्या किया जाता था, रब किया जाता था। आगे बात समझ में, यानी हैंड प्रिंटिंग वाली टेक्निक थी। As both sides of the thin porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book, ये ध्यान रखना, किस तरह का होता था पेपर, पोरस होता था, पारदर्शी, तो एक ही तरफ प्रिंट होता था, दूसरी तरफ क्या होता था, स्याही चली जाती थी, तो क्या नहीं होता था, प्रिंट नहीं होता था। तो इसीलिए क्या किया जाता था, फिर उनको फोल्ड करके और एक तरफ से क्या कर दिया जाता था, सील दिया जाता था। लिखा हुआ है देखिए, द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक वॉर फोल्डेड एंड स्टिचेड एट द साइड, यानी उसको फोल्ड करके और एक तरफ से उसको क्या कर दिया जाता था, सील दिया जाता था। कहां पर, चाइना के अंदर। क्या है, अकॉर्डियन बुक, ठीक है। क्या बुला रहा है, द ट्रेडिशनल चाइनीज अकॉर्डियन बुक, ये नाम याद रखना, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आया हुआ है। फिर मैंने कहा कैसे, देखिए इसका काम, मतलब ये जो मैंने कहा था स्क्राइब्स होते थे, क्राफ्ट्समैन या क्राफ्ट पर्सन, वो बड़े सुंदर तरीके से उसको क्या करते थे, देख देख कर बड़े ही सुंदर तरीके से लिखते थे। उस कला को क्या कहा जाता था, कैलीग्राफी,
कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेखन। देखिए, सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन कुड डुप्लीकेट विद रिमार्केबल एक्यूरेसी, यानी वो क्या करते थे, जो भी चीज होता था उसकी डुप्लीकेट यानी प्रतिलिपि तैयारी, मैंने कहा ना हाथ से लिखते थे और एकदम एक्यूरेट लिखते थे। कुछ भी ऐसा नहीं लगता था कि जैसे कि आज अपन उस चीज को देखें उससे कंपेयर करके तो ऐसा लगता है जैसे प्रिंटिंग प्रेस के समान ही क्या हुआ, वो प्रिंट हुआ। इतने सुंदर सुंदर तरीके से उसको क्या करते थे, एक्यूरेसी के साथ लिखते थे। कौन? क्राफ्ट्समैन बता दिया मैंने। इनको स्क्राइब भी कहा जाता था, कुशनवीस है ना, कातिब या मुंशी, ध्यान रखना इस चीज को हिंदी में बोलते हैं। और उस कला को क्या कहा जाता था, कैलीग्राफी कहा जाता है। सुंदर सुंदर अक्षरों में जो लेखन का काम होता था उसको कैलीग्राफी कहा जाता है, यानी सुलेखन कहा जाता है। आ गई बात समझ में? तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये कैलीग्राफी वाला। इसके अलावा देखिए एक और 2 और 3 नंबर के अंतर्गत द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। ध्यान रखना, चाइना जो था वो लंबे समय तक जो है ना प्रिंटेड मटेरियल का क्या था, प्रोड्यूसर था। अब मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है, ऐसा क्यों था, चाइना में सबसे ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल क्यों तैयार होता था? तो सिंपल सी बात है, चाइना के अंदर है ना बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था और उसके लिए क्या करना पड़ता था, कॉलोनल जो होते थे उनको अपॉइंट करना पड़ता था और उसके लिए क्या करवाया जाता था, सिविल सर्विस के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। तो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए जो वो एग्जाम में पार्टिसिपेट करते थे उनके लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत होती थी। तो टेक्स्ट बुक प्रिंट करने के लिए, समझ में आ गया, वो टेक्स्ट बुक ज्यादा से ज्यादा प्रिंट होती थी ताकि वो बच्चे उसके आधार पर क्या कर सके, प्रिपरेशन कर सके। इसीलिए ज्यादा मात्रा में प्रिंटेड मटेरियल वहां क्या होता था, प्रोड्यूस होता था। कहां पर? चाइना में। अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स बढ़ते गए वैसे वैसे उस प्रिंटेड मटेरियल की मात्रा भी क्या होती चली गई, बढ़ती गई। जैसे 16वीं सेंचुरी के अंदर जैसे जैसे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी वैसे वैसे प्रिंटेड मटेरियल की संख्या भी क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई। देखिए वही लिखा हुआ है मैंने, चाइना पोज्ड ए ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे मैंने कहा सिविल सर्विस के लिए क्या होता था, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। तो जो भी उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करता था उनको पढ़ने के लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत होती थी। इसीलिए इतना ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल क्या किया जाता था, प्रिंट होता था। कहां पर? चाइना में। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था ना, और उसके अंदर किनको रिक्रूट करना होता था, पर्सनल अधिकारियों को नियुक्त करना होता था। उसके लिए सिविल सर्विस का क्या किया जाता था, एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता था। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल प्रोड्यूस होता था कहां पर? चाइना के अंदर। तो ये सवाल ध्यान रखना है, मैंने कहा 2 नंबर में या 3 नंबर में आपके सवाल आ सकता है। अब देखिए जैसे जैसे 17वीं सेंचुरी के अंदर यानी 17वीं सदी के अंदर धीरे धीरे अर्बन कल्चर जो है वो क्या होने लग गया, ब्लूम होने लग गया। धीरे धीरे शहरी संस्कृति है जो विकसित होना शुरू हुई। कहां पर? चाइना के अंदर। तो फिर प्रिंट को भी अलग अलग तरीके से क्या किया जाने लग गया, यूज में लिया जाने लग गया। यानी ब्लूम इन चाइना द यूजेज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। तो प्रिंट का प्रयोग भी अलग अलग तरीके से होने लगा। अब सवाल ये आता है कि किस किस तरीके से होने लग गया। जैसे पहले जैसे अपन ने पढ़ा कि जो ऑफिशियल्स होते थे, स्कॉलर्स होते थे या फिर जो अरिस्टोक्रेट्स होते थे वही क्या करते थे, प्रिंट का प्रयोग करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस तरह से जब प्रिंटिंग का काम शुरू होने लग गया हैंड प्रिंटिंग के थ्रू, वुड ब्लॉक के थ्रू, तो फिर जो मर्चेंट जो थे, व्यापारी जो थे, उन्होंने भी ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए प्रिंट का क्या करना शुरू कर दिया, प्रयोग करना शुरू कर दिया। वही देखिए मैंने लिखा हुआ है डाइवर्सिफाई कैसे हुआ। जैसे जो मर्चेंट थे उन्होंने ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए प्रिंट का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जो नया पाठक वर्ग था, ठीक है, वो भी नई नई चीजें पढ़ना चाहता था, तो उनके लिए भी ये चीजें प्रिंट होने लग गई। जैसे काल्पनिक जो कहानियां होती हैं, कविताएं जो होती हैं, आत्मकथाएं हो गई और रोमांटिक प्लेज जो हो गए, इन चीजों को भी प्रिंट के थ्रू क्या किया जाने लग गया, प्रिंट होने लगे। क्योंकि लोग अब ज्यादा से ज्यादा इनको क्या करना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे। तो यहाँ भी प्रिंट का क्या होने लग गया, प्रयोग होने लग गया। किस चीज में? फिक्शनल नैरेटिव प्रिंट्स करने में, पोएट्री प्रिंट करने में, ऑटोबायोग्राफीज प्रिंट करने में और रोमांटिक प्लेस प्रिंट करने के। इसके अलावा लेजर टाइम में भी ये क्या होने लग गया, एक समय व्यतीत करने का क्या हो गया, साधन हो गया। क्या? प्रिंट। जैसे कि जो रिच वोमेन थी, जो धनी महिलाएं थी, उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। और इनमें से कई जो महिलाएं थे, मैनी वोमेन, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपनी जो पोएट्री थी, अपनी जो कविताएं थी और जो अपने नाटक थे उनको पब्लिश करना शुरू कर दिया। किन्होंने? रिच वोमेन ने।
किसके बाद? ये हैंड प्रिंटिंग वाला चलन, वुड ब्लॉक का जो चलन शुरू हुआ उसके बाद। इसके अलावा जो स्कॉलर्स और ऑफिशियल्स की जो वाइफ्स होती थी, पत्नियां जो होती थी, उन्होंने भी जो अपना काम है, जैसे इसी तरह का पोएम वगैरह और इस तरह की चीजें जो है उनको प्रिंट या पब्लिश करवाना शुरू कर दिया। जो कोर्टिसंस थी उन्होंने भी अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। कोर्टिसन जो दरबारों के अंदर होते थे ना पहले, जो औरतें जो होती थी, है ना, ठीक है, उन्होंने भी अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग रूप से प्रिंट का क्या होने लग गया? डाइवर्सिफाई रूप में क्या होने लग गया? प्रयोग होने लग गया। कौन सी सेंचुरी के बाद? 17वीं सेंचुरी के बाद। इसके अलावा फिर देखिए धीरे धीरे जैसे हम मान लो नई टेक्नोलॉजी की भी जरूरत पड़ेगी, भी नए तरीके से प्रिंटिंग का क्या होना चाहिए? काम शुरू होना चाहिए। लेकिन 19वीं सेंचुरी तक चाइना के अंदर ऐसा नहीं था। वो तो 19वीं सेंचुरी के अंदर जब वेस्टर्न आउटपोस्ट यानी जो पश्चिमी चौकियां यहाँ पर क्या की गई? स्थापित करी गई। कहां पर? चाइना के अंदर। तब यहाँ पर क्या करी गई? ये इंपोर्ट की गई। देखिए लिखा हुआ मैंने वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स। जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स थी और जो मैकेनिकल प्रेस जो थी वो कब इंपोर्ट की गई? मैंने बताया 19वीं सेंचुरी के अंदर, लेट 19वीं सेंचुरी के अंदर। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न पावर्स एस्टेब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। यानी जब पश्चिमी जो शक्तियां थी, जो पश्चिमी देश जो थे, जो जब उन्होंने अपनी चौकियां कहां पर स्थापित करी? चाइना में। 19वीं सेंचुरी, लेट 19वीं सेंचुरी के अंदर। तब उन्होंने क्या करा? ये प्रिंटिंग प्रेस क्या करी? इंपोर्ट करी। किस तरह की? वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक वाली। और जो मैकेनिकल प्रेस जो थी वो यहाँ पर क्या करी? इंपोर्ट करी। किन्होंने? इन वेस्टर्न कंट्रीज ने। और इसका सबसे बड़ा प्रिंटिंग का केंद्र कौन बना? ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, संघाई, जो चाइना के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, ये जो अपने पढ़ा मैकेनिकल प्रेस जो थी, या जो टेक्निक जो थी नई नई प्रिंट करने की, ये यहाँ पर कब इंपोर्ट की गई? चाइना के अंदर। तो लेट 19वीं सेंचुरी में। कब? जब जो वेस्टर्न पावर्स थी उन्होंने अपने यहाँ पर क्या करी? आउटपोस्ट स्टेब्लिश करी। उसके बाद और सबसे बड़ा केंद्र कौन बना? संघाई बना। ठीक है, कारण क्या था? कि यहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल के स्कूल थे। कहां पर? संघाई के अंदर। तो वहां पर जो टेक्स्ट बुक वगैरह होती थी, जो मटेरियल होता था, वो यहीं से प्रिंट होकर जाता था। इसीलिए सबसे बड़ा क्या बना? केंद्र बना। किसका? प्रिंटिंग का। कौन सी स्थान है? संघाई। कहां पड़ता है? चाइना के अंदर। तो ये तो अपन ने चाइना से रिलेटेड पढ़ा कि भी हाँ किस तरह फर्स्ट प्रिंटेड बुक का जो पहला पोर्शन था। अब इसका जो पहला पॉइंट है वो प्रिंट इन जापान। जापान में प्रिंट कैसे हुआ, यानी प्रिंटिंग की शुरुआत कैसे हुई? तो ये यहाँ पर प्रिंटिंग की शुरुआत जो है 768 एडी से लेके 770 एडी के बीच हुई। किन्होंने यहाँ पर प्रिंट को इंट्रोड्यूस किया? जो चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने वो हैंड प्रिंटिंग वाली जो टेक्निक थी यहाँ पर क्या करी? इंट्रोड्यूस करी। वुड ब्लॉक के थ्रू, जो उस तरह से स्क्रैच के थ्रू जो हो रहा था ना, खासकर वुड ब्लॉक वाली जो प्रिंटिंग थी, उसको यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। कब से लेके कब के बीच? 768 एडी से लेके 770 एडी के बीच। किन्होंने? चाइना के जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उन्होंने। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि जापान की जो सबसे ओल्डेस्ट बुक है द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, ठीक है, उसको कब प्रिंट किया गया था? 868 एडी के अंदर क्या किया गया था? प्रिंट किया गया था। देखिए लिखा हुआ है मैंने, द ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी थी? द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। कब? 868 एडी के अंदर, जिसके अंदर कितनी सीट थी? 6 सीट थी। और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का प्रयोग करके इसको सुंदर तरीके से क्या किया गया था? सजाया गया था। कौन सी किताब को? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र को। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र क्या है? जापान की सबसे ओल्डेस्ट बुक है। समझ में आ गया? जापान की सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। कब? 868 एडी के अंदर। अब क्या होता है, ये जो है ना, अपन प्रिंटिंग का काम जो कर रहे हैं, पिक्चर्स वगैरह जो थे, ये मुख्यतः किन चीजों के ऊपर प्रिंट की जाती थी? जैसे कपड़े हो गए, टेक्सटाइल वस्त्र हो गए, ताश के पत्ते हो गए, या पेपर मनी हो गई, इनके ऊपर पिक्चर्स वगैरह क्या की जाती थी? प्रिंट की जाती थी। ठीक है, किनके ऊपर? टेक्सटाइल्स के ऊपर, प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर और पेपर मनी के ऊपर। समझ में आ गया? अब अगर अपन मेडिवल जापान की बात करें तो उस समय ज्यादा प्रोज और पोएट बहुत ज्यादा क्या होते थे? प्रिंट होते थे। जिस वजह से ज्यादा प्रिंट होने की वजह से इस तरह का जो मटेरियल था वो बहुत ज्यादा क्या होता था? चीप होता था, सस्ता होता था। ध्यान रखना, प्रोज और पोएट ज्यादा मात्रा में प्रिंट होते थे, इसीलिए इस तरह का जो मैटर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रिंट होता था, इसीलिए क्या होता था? चीप होता था।
सस्ता होता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मान लो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे विजुअल मटेरियल को प्रिंटिंग के अंदर क्या किया जाने लग गया, काम में लिया जाने लग गया, तो नई नई पब्लिशिंग की प्रैक्टिसेस भी क्या की जाने लग गई, काम में ली जाने लग गई। जैसे अपन एडो की बात करें, एडो क्या है, टोक्यो का पुराना नाम है, जिसको आज हम जापान में टोक्यो के नाम से जानते हैं, उसको पुराने समय में किसके नाम से जाना जाता था, एडो के नाम से जाना जाता था। देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, इन द लेट 18th सेंचुरी फ्लरिशिंग अर्बन सर्किल एज ए एडो, जैसे मैंने कहा ना, शहरी रूप जो है ना, शहरी प्रारूप क्या होने लग गया, विकसित होने लग गया। किसका उदाहरण दिया है, एडो का, जिसको आज हम किसके नाम से जानते हैं, टोक्यो के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर फिर प्रदर्शन होने लग गया, किन का कलेक्शन करके, जो पेंटिंग जो थी उनका कलेक्शन जो है, यानी उनको पेंटिंग के माध्यम से क्या किया जाने लग गया, विजुअल मटेरियल का प्रयोग करके पेंटिंग के माध्यम से उनको अच्छी तरह से दर्शाया जाने लग गया। दोबारा देखिए, इलस्ट्रेट कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता था, देखो, एलिगेंट अर्बन कल्चर, शालीन शहरी जो संस्कृति है उसको दर्शाया जाता था, जिसमें आर्टिस्ट भी शामिल होते थे, कोर्टिसंस भी शामिल होती थी, टी हाउस गैदरिंग जो है, इन चीजों को उसमें क्या किया जाता था, डेपिक्ट किया जाता था, किन के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, कहां की बात कर रहे हैं अपन, एडो टोक्यो के अंतर्गत, जिसका आज टोक्यो पुराना नाम क्या है, एडो है। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान दे लेना। ठीक है, पेंटिंग्स के अंदर विजुअल मटेरियल का प्रयोग करके इन चीजों को उसमें क्या किया जाने लग गया, डेपिक्ट किया जाने लग गया। किस किस को, एलिगेंट अर्बन कल्चर को, जिसमें आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व थे, कोर्टिसंस भी, और टी हाउस गैदरिंग भी सी। इसके अलावा देखिए, जो लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो बुक स्टोर हुआ करते थे, वो पूरी तरह से किन से पैक्ड रहते थे, ठीक है, ऐसी किताबों से जिनमें जो खासकर किन के ऊपर होती थी, औरतों से संबंधित होती थी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हो गई, कैलकुलेशन से संबंधित हो गई, टी सेरेमनी है, फ्लावर अरेंजमेंट है, प्रॉपर एटिक्यूट यानी सही तरीके से व्यवहार कैसे किया जाए, कुकिंग से रिलेटेड, और जो भी मुख्य मुख्य स्थान थे उनसे संबंधित जो किताबें थी, लाइब्रेरी जो बुक स्टोर होते थे उनमें पूरी तरह से अटी रहती थी, बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होती थी। किससे रिलेटेड किताबें, वोमेन से रिलेटेड, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, फ्लावर अरेंजमेंट हो गया, कुकिंग हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में, टी सेरेमनी के बारे में, प्रॉपर एंटिक्विटी के बारे में, इनसे संबंधित बहुत सारी किताबें क्या होती थी, अटी रहती थी, किन के अंदर, लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स के अंतर्गत। ठीक है, तो ये वाला आ गया इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर, लाइब्रेरीज और बुक स्टोर्स के अंदर किस तरह की किताबें उपलब्ध होती थी। ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर किस प्रकार का सर्किल फ्लरिश हुआ, तो अर्बन सर्किल फ्लरिश हुआ, कहां पर, एडो, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, टोक्यो को। ठीक है, और क्या होने लग गया, जो पेंटिंग्स है उनके अंदर किन को डेपिक्ट किया जाने लग गया, एलिगेंट अर्बन कल्चर को, उसमें आर्टिस्ट को इन्वॉल्व किया जाने लग गया, कोर्टिसंस को इन्वॉल्व किया जाने लग गया, टी हाउस गैदरिंग को भी दर्शाया जाने लग गया। ठीक है, तो ये वाली चीज। अब अगर अपन बात करें कि भाई इस टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग जो है उसको लोकप्रिय किसने बनाया जापान के अंदर, तो एक बहुत ही बड़े कलाकार का नाम आता है, जिनका नाम था कितागावा उतामारो। क्या नाम था, कितागावा उतामारो। उन्होंने इस वाले तरीके को, यानी ये वाली जो प्रिंटिंग थी उसको बहुत ज्यादा क्या किया, उन्होंने लोकप्रिय बनाया। किन्होंने, कितागावा उतामारो ने। आई बात समझ में, किन्होंने, कितागावा उतामारो ने बहुत ज्यादा लोकप्रिय बनाया। उनका जन्म जो है एडो यानी टोक्यो में हुआ था। कब, 1753 के अंदर उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उन्होंने जो ये नई कला विकसित करी, उस कला को किस नाम से जाना जाता है, उकियो के नाम से जाना जाता है, फ्लोटिंग वर्ल्ड जिसको अपन बोल देते हैं, उकियो के नाम से उस कला को जाना जाता है, जिसको कितागावा उतामारो ने इतना पॉपुलर बनाया। और उनका इतना ज्यादा मतलब पॉपुलैरिटी थी कि कई वेस्टर्न जो कलाकार थे वो भी उनसे बहुत ज्यादा क्या थे, इन्फ्लुएंस थे। ठीक है, जैसे मोंटेग हो गया, वैन गो हो गया, मोनेट हो गया, मोंटेगो हो गया, वोनगो हो गया, ये इंपॉर्टेंट कलाकार थे जो उनसे बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, मोनेट, वोनगो, नाम याद रखना अभी है, वो उनकी कला से बहुत ज्यादा क्या थे, प्रभावित थे। तो ये जापान वाला पोर्शन हो गया अपने, कि किस तरह से जापान में प्रिंट को किसने इंट्रोड्यूस किया। तो जो चाइना के बुद्धिस्ट मिशनरीज थे उन्होंने 768 से 1770 के बीच, 770 के बीच, ठीक है, सबसे पुरानी किताब, सबसे ओल्डेस्ट जो बुक है जापान की वो है द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र, कब, 868 एडी के अंदर।
ठीक है, कितने पेज थे? 6 पेज थे। किसका प्रयोग किया गया था? वुड ब्लॉक का प्रयोग करके इलस्ट्रेट किया गया था। पिक्चर्स किन चीजों के ऊपर प्रिंट होती थी? तो टेक्सटाइल हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो आप पेपर वाली मनी हो गई उसके ऊपर, ठीक है। मेडिवल जापान के अंदर क्या प्रिंट होता था? प्रोस्ट और प्रोज ज्यादा प्रिंट होते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे अर्बन कल्चर फ्लरिश होने लग गया। कहां पर? एडो डोक्यो जिसको बोलते हैं। फिर उसको पेंटिंग के थ्रू क्या किया जाने लग गया? दर्शाया जाने लग गया। जैसे खास कर क्या जो एलिगेंट अर्बन कल्चर होता है उसको, उसमें किस किस को शामिल किया गया? आर्टिस्ट को शामिल किया गया, कोर्टिसंस भी उसमें इंक्लूड थी। उसके अलावा टी हाउस गैदरिंग, ठीक है, जो बुक स्टोर होते थे या जो लाइब्रेरीज होती थी वहां पर किस तरह की किताबें होती थी, ये भी अभी मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। सबसे पॉपुलर कलाकार कौन सा था? तो कितागाओ तामारो, उनकी रचनाओं को उकियो कहा जाता है, फ्लोटिंग वर्ल्ड जिसको बोला जाता है। कौन उनसे प्रभावित था? तो वैन गो बताया, मोनेट बताया, ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा अपन ने सबसे पहले प्रिंटिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी? चाइना, जापान और कोरिया के अंदर। कब? 594 एडी के अंदर अकोर्डियन स्टाइल की किताबें प्रिंट होती थी। कहां पर? चाइना के अंदर, ठीक है। पोरस पेपर होता था तो दोनों तरफ प्रिंट नहीं होता था, एक तरफ से क्या करते थे उसको फोल्ड करके और एक तरफ से सील दिया जाता था। कैलीग्राफी एक सुंदर कला होती थी जिससे जो स्क्राइब्स वगैरह होते थे, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो क्या करते थे उसके ऊपर लिखते थे। सबसे ज्यादा प्रिंटिंग मटेरियल कहाँ तैयार होता था? चाइना में, क्योंकि सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी थी। इस वजह से जो है ना सिविल सर्विस का जो एग्जाम करवाया जाता था वो कंडक्ट करवाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए पहले मटेरियल चाहिए था, तो टेक्स्ट बुक्स प्रिंट करी जाती थी। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें अपन इसके अंदर पढ़ी। और 17वीं सेंचुरी के अंदर जो अर्बन कल्चर फ्लरिश हुआ, जो अपन बात कर रहे हैं चाइना के अंदर, तो प्रिंट को अलग अलग तरीके से काम में लेना शुरू किया। जैसे मर्चेंट ने ट्रेड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, जो रिच वोमेन जो थी उन्होंने भी धीरे धीरे जो जैसे मान लो पोएट्री वगैरह, प्लेस वगैरह वो प्रिंट करने शुरू कर दिए। और भी जो ऑफिशियल्स वगैरह, स्कॉलर्स वगैरह थी, उनकी जो वाइफ्स थी उन्होंने भी अपने वर्क जो थे वो प्रिंट या पब्लिश करवाने शुरू कर दिए। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें अपन ने चाइना के बारे में भी कुछ पढ़ा, जापान के बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। तो ये थी अपनी क्लास। मैंने अच्छी तरह से आपको समझाने आज जैसे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग कि ये चैप्टर आपको चाहिए तो मैंने शुरू किया ताकि आपको उसका फायदा मिल सके। तो जो मेहनत हो रही है उसके हिसाब से मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहनत के हिसाब से आप मेरे को रेस्पॉन्स दे ताकि मैं और बढ़िया कंटेंट आपको दे सकूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसी आस के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आप वीडियो को पूरा देखेंगे, देखने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका क्या मिल सके? नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये थी अपनी एक क्लास, बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करी है और आशा करता हूं कि आपको भी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा और आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।